दोस्तों आज हम लोग एफआईआर को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में प्रयास किया जाएगा कि एफआईआर से जुड़े क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं हमारे लॉ में उसको हम समझें। एफआईआर किन परिस्थितियों में लॉन्च की जाती है, एफआईआर के लॉन्च करने के पीछे कौन से अधिकारी होते हैं रिस्पॉन्सिबल, कौन एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, कौन इन्फॉर्मेशन देगा, अगर लॉन्च नहीं हुई तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ये सारी बातों को आज हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि ओल्ड लॉ यानी सीआरपीसी में जो धारा 154 में पहले बताया गया था एफआईआर के प्रोसीजर को, वहाँ पे, और आज के नए लॉ यानी बीएनएसएस की धारा 173 में, जहाँ पे हमें इसके एलिमेंट दिखते हैं 173 में। तो सेक्शन 173 बीएनएसएस और 154 ऑफ सीआरपीसी में क्या डिफरेंसेस आए हैं। देखिए डिफरेंसेस तो बहुत बड़ा आया है, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी जोड़ी गई हैं, तो उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। एफआईआर है क्या, नाम से पता चल रहा है। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर कहीं भी डिफाइन नहीं है, ये बात एकदम क्लियर कट ध्यान रखना। तो एफआईआर है क्या फिर? एफआईआर किसी को नहीं पता क्या है, मगर एफआईआर एक तरह की इन्फॉर्मेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, जो किसी क्राइम के कमिट होने के बाद एक ऑथराइज व्यक्ति को दी जाती है, और वो एप्रोप्रिएट रजिस्टर में, वो कौन सा एप्रोप्रिएट रजिस्टर है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया गया है कि इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है। तो उस रजिस्टर में, उस बुक में, जो आप कह लीजिए वहाँ पे नोट डाउन होती है वो इन्फॉर्मेशन, और जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये मोटा मोटा एक अपराध हुआ है। तो वो जो चीज़ें हुई घटित, उसकी एक जानकारी हमारे पास आ जाती है, वही एफआईआर है, और वो पहली जानकारी हम मान के चलते हैं जो एफआईआर का आधार बनती है। तो एफआईआर अभी भी हमें नहीं समझ में आया, तो एफआईआर बस एक जनरल बात है, समझने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो इसीलिए इसको डिफ़ाइन भी नहीं किया जा रहा, कहीं पे भी डिफ़ाइन नहीं है। इसके प्रोसीजर को बस बताया जा रहा है, वो क्या प्रोसीजर है जिनसे हम एफआईआर को लॉन्च करते हैं। तो 173 सीधा बता रहा है कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में यानी संज्ञेय अपराध में ही लॉन्च होगी। जब भी कोई व्यक्ति कोई इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की। अब संज्ञेय अपराध क्या है? जब आप बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिस्ट दी गई है। तो क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस बस उतना ही होंगे? कह रहे नहीं, वो लिस्ट वाले तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कोई अगर अदर कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको अगर आपको पहचाना है तो आप किसी लॉ में जाएंगे, कोई अदर लॉ, भाई हो सकता है कि यहाँ से कोई ऑफेंस बच गया हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस या ना हो, उसका जिक्र यहाँ ना हो, बट हो सकता है कोई नया क्रिमिनल लॉ, कोई दूसरा क्रिमिनल लॉ हो जहाँ पे किसी अपराध को कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया जा रहा है, तो उसको भी हम कॉग्निजेबल मान के चलेंगे सीआरपीसी यानी हमारी आज के बीएनएसएस के अंडर। तो सेम बात, कॉग्निजेबल है क्या वैसे? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जहाँ पे थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं, जहाँ पे पुलिस को वारंट का वेट नहीं करना है, बिना वारंट के वो आपको उठा सकती है। तो एफआईआर में भी क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ही सीरियस नेचर के ऑफेंसेस जिसकी इन्फॉर्मेशन कोई व्यक्ति देगा, इन्फॉर्मेशन कोई भी दे सकता है, याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं पीड़ित व्यक्ति ही दे यानी विक्टिम ही दे। क्यों ऐसा है? रूल ये होता है क्रिमिनल लॉ का कि जब भी कोई अपराध होता है तो पूरे समाज के विरुद्ध होता है। तो समाज के विरुद्ध जब कोई अपराध हो रहा है तो उसमें का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उस अपराध से प्रभावित होता है। तो इसीलिए बोला गया कि सिर्फ उस व्यक्ति का ही क्यों हम दायरा बनाएं, दायरा रखें जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ। वो व्यक्ति तो उसके अगेंस्ट तो हो ही रहा है, वो तो प्राइमरी विक्टिम हो गया, मगर सेकेंडरी विक्टिम और भी लोग हैं समाज के, तो कोई भी व्यक्ति जाके इन्फॉर्मेशन दे सकता है उस ऑफेंस की। दूसरी चीज़, जब भी एफआईआर होगी, इन्फॉर्मेशन हमेशा संज्ञेय अपराध की होगी, और संज्ञेय अपराध की इन्फॉर्मेशन आप रिटन फॉर्म में भी दे सकते हो, ओरल फॉर्म में भी दे सकते हो, और आप आज के टाइम जो नया प्रोविज़न जोड़ा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप दे सकते हो सकता है कि आप वीडियो बना के भेज दीजिए, आप ईमेल कर दीजिए, किसी भी अदर माध्यम से आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बस बोला क्या गया है, देखिए जब भी आप ओरल फॉर्म में जाएंगे कि हाँ हमने मौखिक तौर पे क्या होता है कि भाई हो सकता है व्यक्ति उतना समझदार ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो पुलिस क्या करती है कि उनकी कहानी सुनती है और डिट्टो प्रयास करती है कि उन्हीं वर्ड्स का ही इस्तेमाल किया जाए लिखने में जैसे वो हमको बोल के बता रहे हैं, और फिर क्या करते हैं उसी रिपोर्ट को जो उन्होंने नोट डाउन किया किसी के बोलने पर, उसको उन्हें वापस पढ़ के सुनाएंगे, और पढ़ के सुनाने के बाद उनका सिग्नेचर लेंगे कि हाँ भाई देख लीजिए, अब आप ओके करिए कि आपने जो बात बोली है मैं वही नोट डाउन किया हूँ, उसके अलावा मैंने कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी। तो जब वो हाँ बोल देंगे तो उस पर साइन कर देंगे वापस। और ज़्यादातर क्या होता है कि पुलिस कहती है कि भैया आप लिखित में हमें एक तहरीर दे दीजिए, हम एफआईआर लॉन्च कर लेंगे। तो रिटर्न को प्राइमेसी दी जाती है, बट अगर रिटर्न फॉर्म में कोई देने योग्य व्यक्ति नहीं है तो ऐसा नहीं कि पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करेगी, वो उनसे बुलवाएगी मुंह से और खुद नोट डाउन करेगी। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पोर्शन है वो नया आया है। इलेक्ट्रॉनिक वाले पोर्शन में नई बात ये भी है
कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी तो बस वहीं पे ये नहीं हो जाए कि एफआईआर हो गई। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करके पुलिस तक सूचना दी, पुलिस वहाँ पे एक थोड़ी सी अलर्ट हो गई, बट वो ये भी देखेगी कि आप कितने क्रेडिबल व्यक्ति हो समाज के। आपकी जिम्मेदारी है, आप 3 दिन के भीतर आइए और उस इन्फॉर्मेशन को लेके अपने संबंधित थाने में साइन करिए। जब तक आप साइन नहीं करेंगे उसको रजिस्टर में, जो भी अप्रोप्रिएट रजिस्टर एफआईआर को लॉन्च करने का, वहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप साइन करेंगे उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन तब तक रुकी रहेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे पहली बार जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। अभी तक किसी भी मतलब कि जो पुरानी जो हमारा लॉ था 154 ऑफ सीआरपीसी था जो सेक्शन, वहाँ पे ये मेंशन नहीं था कि जीरो एफआईआर भी हो सकती है। कुछ जीरो एफआईआर कहीं लिखा नहीं है, बट यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि एरिया मैटर नहीं करेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। आप एरिया कोई भी हो मैटर नहीं करता। थाने के पे अगर जा रही है इन्फॉर्मेशन तो आपको वो नोट डाउन करनी ही पड़ेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हो सकता है कि आपके थाने का ना हो, बट आपको ये पता है ना किस थाने का हो सकता है ये, तो आप उस संबंधित थाने पे वो इन्फॉर्मेशन भेज दीजिएगा। जीरो एफआईआर का सीधा सा मतलब होता है कि आउट ऑफ द एरिया है वो। आउट ऑफ द एरिया क्यों, कि जीरो क्यों बोलते हैं इसको? जीरो बोलने का यही मतलब होता है जब भी कोई संबंधित एरिया में अपराध होता है तो उस अपराध का एक अपनी एक एफआईआर जो लॉन्च होती है उसकी अपनी कोई संख्या होती है कि एफआईआर नंबर ये कि 2025 की एफआईआर नंबर 10, एफआईआर नंबर 11। तो क्योंकि वो उनके संबंधित एरिया ही नहीं है तो इसलिए वो उसको जीरो फॉर्म में लिखते हैं कि जीरो है वो, तो इसलिए उसको जीरो एफआईआर का नाम दिया जाता है। पहली चीज़ तो समझने योग यहाँ पे ये है। तो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट कहीं भी एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं था। हमारे पास जो आयोग की रिकमेंडेशंस थी वो हमें बता रहे थे कि जीरो एफआईआर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस बता रहे थे कि भाई जीरो एफआईआर होनी चाहिए। बट इस बार हुआ क्या है कि पहली बार 173 एक्सप्रेसली ये बात मेंशन कर रहा है कि एरिया नहीं देखेगी पुलिस कि हमारे एरिया का है कि नहीं है। इस एरिया के चक्कर में एफआईआर लॉन्च करना मत भूल जाना। क्या पुलिस अभी भी ड्यूटी बाउंड है कि वो एफआईआर लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर हम लोग थोड़ा 1-2 पॉइंट और पढ़ने के बाद तो हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके बाद दूसरी बात क्या है कि अगर अपराध ऐसे हैं जो विमेन सेंट्रिक है, मतलब महिलाओं के अगेंस्ट अगर कोई अपराध हो रहे हैं और ख़ास तौर के वो लैंगिक अपराध हो सकते हैं, तो लैंगिक अपराध असॉल्ट भी हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विमेन सेंट्रिक पॉइंट एंगल जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो ऐसे केसेस में जो एफआईआर दर्ज होगी वो एक महिला पुलिस ऑफिसर द्वारा ही दर्ज की जाएगी। ठीक है, अब हो सकता है कि वो महिला ऐसी हो जो पीड़ित है वो इस कंडीशन में हो कि वो परमानेंटली या टेम्परेरी हो सकता है डिसेबल हो। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है कि आपको उसके घर पे जाना है या उस महिला की चॉइस की कोई जगह हो वहाँ पे जाके आप जो है उनकी रिपोर्ट लिखिएगा। मगर रिपोर्ट में ये करिएगा कि जो वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंस हो जो उनकी उस महिला की बातों को आप तक सही से कम्युनिकेट करवा सके। हो सकता है कि भाई वो सही से बोल ना पाए, हो सकता है वो डरी हो, सहमी हो, कुछ भी अदर कंडीशंस हो सकती हैं, किसी प्रकार से डिसेबलमेंट हो सकता है उनका। तो ऐसे केस में होना क्या है, उस व्यक्ति की प्रेजेंस होनी चाहिए जो एक कम्युनिकेटर का बीच में काम रोल प्ले कर सके। इतनी चीज़ तो हो गई महिला को लेके। अब जैसे ये चीज़ें होंगी, पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि महिला के स्टेटमेंट को मजिस्ट्रेट के सामने भी नोट डाउन कराया जाए। मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 183 के क्लॉज 6 के सब क्लॉज ए में इनकी रिपोर्ट को, स्टेटमेंट को एक नोट करवाने की जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर की। दूसरी चीज़, जब भी ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है इसकी एक कॉपी एफआईआर की उठा के देनी है। किसको देनी है? इन्फॉर्मेंट को या विक्टिम को। याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितनी एफआईआर की कॉपी जो है बनाई जाती हैं। तो एफआईआर की टोटल 3 कॉपी बनाई जाती है। ये कॉपी का जिक्र कहीं भी ये हमारा जो है बीएनएसएस नहीं कर रहा है। जब भी इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए तो ये आप जाइएगा, पुलिस रेगुलेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 3 कॉपी, एक कॉपी थाने में रहेगी, एक कॉपी मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, एक कॉपी वो विक्टिम या इन्फॉर्मेंट को दे देते हैं। तो ये इस तरह की 3 कॉपियाँ तैयार होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद जो नया प्रोविज़न जुड़ा, जो बहुत ही नई बात और एक अलग बात कर रहा है, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा रहा है, क्या पुलिस बाउंड है एफआईआर को लॉन्च करने के लिए? ये पॉइंट बोल रहा है कि मान लीजिए कोई ऑफेंस ऐसा है तो कॉग्निजेबल नेचर का, मगर उसकी पनिशमेंट 3 साल से 7 साल के बीच की है। ठीक है,
3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल के अंदर अंदर की इसकी सज़ा है। तो ऐसे केस में पुलिस के पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगी कि वो या तो एफआईआर लिखे या तो ना लिखे। हाँ, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें कुछ फैक्ट हैं जिनको चेक कर लिए जाएं, हो सकता है कि ये कुछ रंजिश के कारण बस आरोप लगाए जा रहे हैं, परेशान होगा आदमी, तो वो चेक कर सकते हैं। बस इसीलिए ऐसा नहीं कि हर मैटर में पुलिस पीछे पीछे एकदम दौड़े कि तुरंत एफआईआर लॉन्च करो और तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ मैटर में इनको भी डिस्क्रिशन दिया जा रहा है, भाई एफआईआर से पहले आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, मगर जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो अपने सीनियर ऑफिसर से ज़रा पूछ लीजिएगा, और वो सीनियर ऑफिसर डीएसपी के रैंक से छोटा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अब जैसे ही आप उस ऑफिसर से पूछेंगे तो वो ऑफिसर अपना डिस्क्रिशन यूज़ करेगा और अपने विवेक से वो तय करेगा कि क्या इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी है कि इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कंटिन्यू करवाया जाए। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वो ये चेक करेंगे कि भाई इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके देखा जाए कि फ़ैक्ट कैसे हैं, इसके नेचर और ग्रेविटी कैसी है इस मैटर की। उसके बाद, और ये सारी चीज़ें कब होंगी, 14 दिन का ही बस टाइम है, 14 दिन में आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लीजिए। उसके बाद आपको बताना है कि आगे मैटर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और अगर डीएसपी को लग रहा है कि हाँ भाई, डीएसपी रैंक के व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ इसको आगे बढ़ाना चाहिए डायरेक्ट, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को किनारे करके वो स्टार्टिंग स्टेज से भी ये कर सकता है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवाई ना, कहे कि नहीं मैटर सही है, इसको डायरेक्ट लॉन्च करो, इन्वेस्टिगेशन इसमें तैयार करो तुरंत। तो इन्वेस्टिगेशन तो उसी स्टेज पे भी कह सकता है, मगर अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा है तो उसके बाद भाई फिर 14 दिन का ही आपके पास टाइम है, 14 दिन में आपको हाँ या ना का जो है एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे कितने भी ऑफेंस आ जाएँ, एफआईआर तो आप जब करवाने जाओगे तो और अगर उसकी सज़ा 3 से 7 साल के बीच की है किसी भी ऑफेंस की, तो वहाँ पे पुलिस के पास थोड़ा डिस्क्रिशन तो आ गया है, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास आ गई है, मगर वो अपने सुपीरियर ऑफिसर से पूछ के ही ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। दूसरी चीज़, अच्छा इससे जुड़ा एक बहुत ही लीडिंग भी केस था, ललिता कुमारी केस, जो कहीं ना कहीं इनको बाउंड कर रहा था कि आपको दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा, कहीं आपको सिर्फ एफआईआर लॉन्च करनी है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप वो अथॉरिटी नहीं है कि आप पता कर पाएंगे चीज़ें, आप बस क्या करिए, आप सीधा एफआईआर लॉन्च करिए। तो ललिता कुमारी केस में कहीं ना कहीं मैंडेटरी कर दिया गया था इन चीज़ों को लेके। दूसरी चीज़, अब थोड़ा सा इनको डिस्क्रिशनरी पावर मिल गई है, ठीक है, जो भी है आगे देखा जाएगा, इसका जब यूज़ होगा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो देखा जाएगा, तब पता चलेगी चीज़ें हो रही हैं सही कि नहीं हो रही है। अभी तो भाई नया लॉ है, कुछ कहा नहीं सकता चीज़ों को लेके। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, अगर किसी की एफआईआर लॉन्च नहीं हुई तो एफआईआर लॉन्च नहीं हुई तो आप रिटर्न में आप पोस्ट कर दीजिए एसपी के पास, एसपी के पास भेजिए, एसपी कंसीडर करेंगे मैटर को, समझेंगे सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को, उसके बाद वो स्वयं इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकते हैं, एकदम तैयारी कर ले कि तुरंत खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगें, या तो किसी दूसरे ऑफिसर को, किसी दूसरे व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन दे सकते हैं। और जब आप डायरेक्शन दोगे उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति के पास सारी एसएचओ वाली पावर आ जाएगी, यानी ऑफिसर इंचार्ज की पूरी पावर आ जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ भी उनके साथ नहीं हुआ कुछ अच्छा, एसपी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है, तो ऐसे केस में जब एसपी की तरफ से भी रिस्पांस नहीं है कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे एफआईआर में इतनी ही बातें थी जो सेक्शंस बता रहे हैं। इसके अलावा एफआईआर तो बहुत वाइडर है, एफआईआर तो बेस ही नहीं है, बस एफआईआर के बिना तो सब चीज़ अधूरा है पूरा क्रिमिनल लॉ। तो 173 जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन की बात करता है, जो कि हमें एफआईआर के बारे में बताता है। तो इस लेक्चर में इतनी चीज़ें रहेंगी।